हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 22 जनवरी और आज हम बात करने वाले हैं द इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल, जिसमें हमारा द हिंदू एडिटोरियल्स और उसके बाद हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे हुए आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे एचपीवी के वैक्सीन के बारे में। आपको पता होगा कि जब कोई भी चीज़ वैक्सीन से रिलेटेड है, मतलब वो साइंस से रिलेटेड होगा, तो हम जीएस पेपर 3 से हम साइंस से रिलेट कर सकते हैं। थर्ड देखेंगे एनजीटी एंड चंदलाई लेक जो है उसके बारे में, तो ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हम इसको इस चर्चा करेंगे। थर्ड देखेंगे सोलर रेडिएशन के बारे में, तो जियोग्राफी से रिलेटेड है, हम जीएस पेपर 3 में इसको रिलेट करेंगे। एंड फोर्थ देखेंगे इमेजिंग ओल्डर पॉपुलेशन, तो ये एक साइंस का टर्म है इसमें कि हम जो पुराने लोग, जो ओल्डर एज के जो लोग हैं, उनमें अंदर कितनी जो हमारा इम्यून सिस्टम उसके बारे में डिस्कस करना, तो हम इसको हम जीएस पेपर 3 के साइंस में रिलेट कर सकते हैं। लास्ट में देखेंगे प्रीलिम्स फोकस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और तो आज के चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेशन के बारे में। देखो, सबसे पहले व्हाट इज एचवीपी वैक्सीन रोल इन द प्रिवेंटिंग द सर्वियल कैंसर के बारे में। देखो, ये देखा जाए तो ये है क्या, सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं। देखो, अगर ये बात करें तो जो सर्विकल कैंसर है एक बहुत ही मोस्ट प्रिवेंटेबल कैंसर माना जाता है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो ये काज जो करता है मेनली तो प्रेसिडेंट इन्फेक्शन की वजह से विद द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के, तो जिसका एचपीवी का जो फुल फॉर्म होता है द एच फॉर ह्यूमन और पी फॉर होता है पैपिलो और वी फॉर होता है वायरस। तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल केस होता है। और हाईली मोरालिटी जो होता है मेनली जो लेट डिटेंशन और लॉ अवेयरनेस, ये भी देखा जाता है कि लैक ऑफ द मेडिकल टेक्नोलॉजी है हमारे इंडिया में, तो ये भी एक समस्या बड़ी तरह है। तो जो जो सर्विकल कैंसर है और द वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटेबल कैंसर इसको माना गया। सेकेंड, अगर बात करें द ह्यूमन जो एचपीवी के बारे में, तो ये एक वेरी कॉमन वायरस डिजीज होता है और एक ट्रांसमिटेड भी डिजीज है जो स्किन टू स्किन कंटेक्ट करने से भी जाता है। मोस्ट अगर देखा जाए तो सेक्सुअल कंटेक्ट के बेस पर भी ये ट्रांसमिशन हो सकता है। तो मोस्ट जो एचपीवी इन्फेक्शन होता है आज सिस्टमेटिकल भी हो सकता है और क्लियरली देखा जाए तो नेचुरली होता है ड्यू द इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से। तो प्रॉब्लम ज्यादातर जो है हाई रिस्क जो होता है एचपीवी का, वो जो है परसिस्ट होता है फॉर ईयर्स टू ईयर्स, कंटिन्यू रिमूवल करता रहता है। बात करते हैं एचपीवी 16 और एचपीवी 18 दोनों के। तो देखो, ये 70% ऐसे सर्विकल कैंसर होते हैं जो काजेस करते हैं और ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्यों है ये डिजीज जो प्रोग्रेशन के लिए। और दूसरा परसिस्टेंट करते हैं इनमें, तो जो सर्विकल जो सेल होते हैं ये चेंज करते हैं पेरेंशियल एलेशन की वजह से। और ये सर्विकल जो कैंसर जो होता है द टाइमलाइन देखा जाए तो इसका 10 से लेकर 20 साल तक ये चलता रहता है, इसकी टाइमलाइन होती है और ये स्लो प्रोग्रेशन होता है और इसलिए ये वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, दूसरा चीज है इसमें डोज क्या होता है, व्हाट इज द डोज। देखो, डोज एक देखा जाए तो एक प्रिवेंट इन्फेक्शन होता है जहां पर हाई रिस्क एचबीपी टाइप्स का होता है और ये एक प्रोफिलाइटिक यानी प्रिवेंटिव वैक्सीन की तरह काम करता है, रिड्यूस करता है प्रोनेंशियस सर्विकल को, लेशन को और फ्यूचर जो सर्विकल कैंसर होता है उसके लिए। ये भी देख क्या हमें नहीं करना चाहिए, व्हाट इज डज डू नॉट, कब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें do not the cure the existing HPV infection और does not the treat the cervical cancer। तो ये दो चीजें हमें नहीं करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए हाई रिस्क की HPV टाइप होता है, एक्ट एज द प्रोफिलाइटिक और रिड्यूस द पैनक्रियासिस के लिए। नेक्स्ट, अगर बात करें एज ग्रुप में डोजेज में, तो रिकमेंडेड करता है कि जो 9 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे होते हैं इनमें पहले द सेक्सुअल डिब्यूट्स के लिए और एक्सटेंड कवरेज की देखा जाए अप टू 25 ईयर्स तक जाता है। तो डोजेज यूजुअली देखा जाए तो दो डोजेज दिया गया है। एक डोजेज जो होती है 9 साल से 14 साल के बीच में दे देनी चाहिए और तीसरी जो डोजेज होती है ओल्डर एज में जो ग्रुप होता है उनके देना चाहिए। और ये सबसे बड़ी सिंगल जो डोजेज होता है जो WHO ने मोनिटाइज किया है कि नहीं ये कंपलसरी है बच्चों को, तो ये एक डोजेज जरूरी देनी चाहिए। तो एज बेसिकली अगर देखा जाए तो दो डोज जो है वो 9 से 14 साल के एज में दे देनी चाहिए और तीसरी जो डोज होती है वो बहुत ही एज ओल्डर ग्रुप में होते हैं जो 50-60 के एज में चले जाए तब देना चाहिए। ग्लोबल नेशनल जो टारगेट का ये है कि WHO का कहना है भाई देखो कि 90% वैक्सीनेशन होनी चाहिए, 70% स्क्रीनिंग और 90% ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो गोल इसका यही है कि जो सर्विकल कैंसर है एज अ रेयर डिजीज है, इसलिए हम इसको पूरी तरह से अनदेखा नहीं करेंगे, हम पूरी तरह से, पूरी दुनिया चाहती है कि इस चीज पर फोकस करें और WHO का भी कहना है कि हम इस पर पूरी तरह से अपना फोकस कर रहे हैं। अब देखो, विद द रेफरेंस ऑफ द जो एचपीवी जो है सर्विकल कैंसर है उससे क्वेश्चन बन सकता है। पहला इसमें टॉपिक है द प्रेसिस्टेंस द इन्फेक्शन विद द सर्टेन हाई रिस्क एचपीवी टाइप्स एंड द प्राइमरी द कॉज ऑफ द सर्विकल कैंसर। दूसरा है एचपीवी वैक्सीन इज द यूज्ड ट्रीटिंग एग्जिस्टिंग
HPV इन्फेक्शन एंड सर्विकल कैंसर एंड जो सर्विकल कैंसर होता है एज अ प्रिवेंटिव इंक्लूडिंग द बोथ एंड द वैक्सीनेशन एंड रेगुलर द क्रिटिकल एंड स्क्रीनिंग। तो आप बताओ इसमें से कमेंट करके कि ये कौन सा ऑप्शन सही है, क्या पहला या तीसरा या दूसरा या तीसरा या पहला या दूसरा या तीनों का तीनों सही है, आप इसको कमेंट करके मेरे बताइए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हमारा आज सेकंड है जो हमारा एनजीटी एंड चंदलाई लेक के बारे में जो राजस्थान में है। आपको पता होगा कि ग्रीन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में जो एनजीटी जो ऑर्डर है उन्हें दिया है कंस्ट्रक्शन करने के लिए कि राजस्थान हिस्टोरिकल लेक के लिए सबसे बड़ी चीज है, हम इस पे देखेंगे। राजस्थान का ये चंदलाई लेक है उसमें है, तो अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखो न्यूज में होने का कारण सबसे पहले क्या हुआ, जो चंदलाई लेक है पॉल्यूशन ज्यादा हो गया, इन्वाचमेंट केसेस बढ़ रही है, तो जो एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने सेंट्रल जोन को बेंच किया, उसको ऑर्डर दिया, भोपाल का जो बेंच है उसने ऑर्डर दिया कि भाई चलो इसको थोड़ा सा हम ये कंस्ट्रक्शन करते हैं और इन्वाचमेंट ऑन द लेक एंड वेटलैंड एरिया में पॉल्यूशन को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, उसके आसपास में जो इंडस्ट्रियल है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, इस पे न्यूज में आने का रीजन हुआ। अब देखो स्टेटस क्या है लेक का, तो डिक्लेयर द वेटलैंड इन, देखो 2023 में इसको वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया गया राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। 140 साल पुराना ये आइलैंड वाटर बॉडी है, जो डैम इस पे बनाया गया था वो 1872 में इस पे एक डैम बनाई गई थी। और हैबिटेट की बात करें तो 100 से ऐसी माइग्रेटरी बर्ड्स स्पीसीज है जो आती जाती रहती है इसमें, ठीक है। दूसरी अगर बात करें की ऑब्जर्वेशन ऑफ एनजीटी, तो एनजीटी ने ऑब्जर्वेशन क्या किया कि जो वाटर स्कैर्सिटी है जो नेशनल एंड ग्लोबल कंसर्न के लिए, तो वेटलैंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि वेटलैंड जो है नॉट अ नेसेसिटी बट अ ड्रिवन बाय द कमर्शियल वैल्यू, और ये भी देखा गया है कि जो इन्वेस्टमेंट जो नियर होगा जो वाटर बॉडी इंक्रीज हो रही है, फ्लड रिस्क होने के चांसेस हो जा रहे हैं, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। और ये भी देखा गया कि जो डेवलपमेंट है जो हमारा लेक रिवर्स वेटलैंड फॉरेस्ट इन सब में भी ज्यादातर दिक्कतें आ रही, तो ये सब देखते हुए एनजीटी ने ये डिसीजन लिया है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बेसिस की अगर बात करें तो आर्टिकल 21 हमें क्या कहता है कि राइट टू लाइफ है भाई, तो ये राइट टू लाइफ क्या है, तो राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि उसे क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट होनी चाहिए, ये राइट है। तो प्रोटेक्शन ऑफ में सबसे पहले हम वाटर बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट और इकोलॉजिकल बैलेंस, ये तीन चीज हमारा राइट है कि हम बचा सकते हैं। तो पब्लिक अथॉरिटी का एक अकाउंटेबल होना चाहिए, नो इम्यूनिटी होनी चाहिए और वायलेशन इन्वायरमेंट का लॉ का ये पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। देखो दूसरी चीज बात करते हैं फंक्शनल एंड ट्रेडिशनल ऑफ वाटर बॉडीज का क्या फंक्शन है और क्या ट्रेडिशन है। तो पहला काम है कि वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, ड्रिंकिंग वाटर को रिसोर्स को अच्छे से सप्लाई करना, फ्लड मॉडरेशन, अगर उसे लग रहा है कि नहीं फ्लड आने की चांसेस है तो उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने का अधिकार उसके पास होता है, बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करे, लिवलीहुड्स, ये सब कुछ उसके पास एक फंक्शन होता है। अब डायरेक्शन इशू बाय एनजीटी, तो एनजीटी ने क्या किया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उसने एक डायरेक्शन दिया, डायरेक्शन में कहा कि भाई देखो इमीडिएट डिमोलेशन करो, पहले तो पहली बात, पहले जितना हो सके जल्दी से इसको कंस्ट्रक्शन करो स्ट्रक्चर वायलेटिंग को वेटलैंड रूल के अनुसार। दूसरा इसने बोला कि कॉस्ट टू बर्न बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको करे। और दूसरी तीसरी चीज इसने बोला कि रिस्टोरेशन प्लान करो, यानी प्रिपेयर करो कि म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन पूरी तरह से इस पे ध्यान दे और पूरा इस पे कंट्रोल करे, स्टेट बोर्ड जो कंट्रोल हो, जो पीसीबी है उसने भी वेटलैंड अथॉरिटी को दिया है। तो इन्वायरमेंट कंपनसेशन दिया गया है कि जो रूल के अनुसार केवल लैक रिस्टोरेशन किया जाए, किसी प्रकार का कोई वहां पर नुकसान नहीं होना चाहिए। अब देखो ये चीजें तो हमारी न्यूज में थी, जो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी कर सकता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है एज द वेटलैंड प्रोटेक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। पहला राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट हैज बीन रीड इनटू द आर्टिकल 21, मैंने अभी पढ़ा ना, तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया तो बी गलत हो गया, पहली बात तो। दूसरा देखते हैं वेटलैंड जो कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट है रूल्स प्रोहिबिटेड कंस्ट्रक्टेड एनवायरमेंट इन द नोटिफाइड एनवायरमेंट कंपनसेशन इम्पोज बाय एनजीटी कैन बी यूटिलाइज, ये भी सही है। तो आप देख लो आपको पहला और तीसरा सही दिख रहा है, तो अब दूसरा तो गलत ही होगा, तो अगर दूसरा गलत है तो मान लो तो पहला और तीसरा यानी सी होना चाहिए, यानी तो तीनों के तीनों, तो आप इस पे सही करके देख लो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर रेडिएशन के बारे में, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि ये जो हमारा सोलर जो है रेडिएशन की वजह से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, 2 डिकेड से देखा गया है। तो अब देखो न्यूज में होने का कारण क्या है, क्यों न्यूज में आया है, तो साइंटिस्ट थे भाई, उन्होंने देखा कि ट्रैकिंग किया कि सेबर जो सोलर रेडिएशन है स्ट्रॉन्ग है, जो S4 लेवल है वो मूविंग कर रहा है अर्थ की ओर, जिसकी वजह से क्लासिफाइड उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर रेडिएशन स्टॉर्म इन ओवर 22 डिकेड्स, मतलब 20 साल से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा गर्मी होने की चांसेस बढ़ रही है। और डिकेडेड क्या कह रहा है मॉनिटर में कि स्पेस जो है वेदर प्रिडिक्शन सेंटर जिसमें हम दिया गया है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूशन के अनुसार जो SWPC जो है ऑपरेट करता है NOAA को, यानी यूएसए के द्वारा जो है, और प्रोवाइड करता है कि सोलर फ्लेयर अलर्ट हो और जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म एंड रेडिएशन स्टॉर्म क्लासिफिकेशन को पूरी तरह से प्रोवाइड करता है।
अब देखो ये सोलर रेडिएशन का स्टॉर्म है, तो पहले देखो H1 जो माइनर होता है जिसपे हम क्या करते हैं, हमारी प्लेनें उड़ती है। H2 जो होता है मॉडरेट होता है जहां पर हमारा सैटेलाइट होते हैं, और S3 स्ट्रॉन्ग होता है जहां पर हमारे साइंटिस्ट लोग जाते हैं, और S4 जो है सीवर है जहां पर कोई नहीं जा सकता है, और S5 जो है एक्सट्रीमली है भाई, जहां पर तो पॉसिबल ही नहीं है जीवन। तो करेंटली स्टॉर्म देखा गया तो S4 हो गया है, मतलब डेंजर एरिया में हो गया। तो ये एक लास्ट सिमिलर इवेंट देखा गया है अक्टूबर 2023 से लेकर ये 2023 यानी 2003 से लेकर 2023 के बीच में ये चीज देखा गया कि पहले हम S1 थे, S1 से S2 गया, S3 हो गया, लेकिन अब S4 सीवर चला गया जो बहुत ही ज्यादा डेंजर खतरा में होता जा रहा है। अब काजेज क्या है करंट स्टॉर्म का, क्यों हो रहा है? तो पहले एक्स क्लासेस सोलर फ्लेयर में जो ट्रिगर जो हमारा एक्स क्लासेस सोलर फ्लेयर है उसकी वजह से मोस्ट पावरफुल कैटेगरी है जो सोलर फ्लेयर का, और कोलोनल मास इजेक्शन भी हो रहा है जैसे CME बोला गया। तो एक लार्ज इंपल्सन है पूरी तरह से जिसमें प्लाज्मा, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कुछ वहां पर आ रहे हैं। तो ये एक चीजें हो रही है। देखो सोलर फ्लेयर जो क्लासिफिकेशन है जिसे हम AX स्केल बोलते हैं। अब देखो सबसे पहले वीक, बी में माइनर, सी में स्मॉल, एम में मीडियम, और एक्स एक्सट्रीम में देखी रहो कितना। तो ये एक इंक्रीजिंग की तरह जा रहा है कि हम कैसे मतलब एक सन की तरह हम बढ़ते जा रहे हैं। हमारा पृथ्वी जो है कैसे सन की ओर जाती दिख रही है, और जितनी पृथ्वी सन के पास जाएगी उतनी हमारे लिए नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि उतने ही हमारे पृथ्वी पर गर्मी होने की चांसेस बढ़ेगी। और जब ज्यादा गर्मी होगा तो हमारा सबसे बड़ी बात है कि हमारा ग्लेशियर का पिघलना कंपलसरी हो जाएगा, और जब ग्लेशियर पिघलेगा तो फिर समुद्र के बचे हुए किनारे हैं वो पूरी तरह से खतरे में होंगे, क्योंकि वाटर लेवल भी इंक्रीज होगा। ठीक है। अब देखो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले CME जो इंटरेक्ट करता है अर्थ मैग्नेटोस्फीयर के बारे में। अब क्या है, डिस्टर्बेड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो कैन बी इंट्रोड्यूस एंड द इलेक्ट्रिकल करंट एंड इन द पावर लाइंस के लिए। एग्जांपल अगर देखा जाए तो 2003 को जो हेलोन स्टॉर्म है द पावर आउटेज इन स्वीडन एंड ट्रांसफर करता है डैमेज इन द साउथ अमेरिका, अफ्रीका को। अब एक चीज देखा गया इम्पैक्ट क्या पड़ा, मोस्ट अफेक्टेड हुआ सैटेलाइट को इफेक्ट किया, GPS को, स्पेस लॉन्चर्स एंड पोलर फ्लाइट को भी। ह्यूमन में भी कुछ हुआ है, जिसे एस्ट्रोनॉट थे उनको भी हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट्स जो हाई रेडिएशन मिलने को मिला। और जनरल अगर देखा जाए पब्लिक में नो मेजर इम्पैक्ट, क्योंकि देखो भाई अभी पृथ्वी के सतह पर नहीं आया है लेकिन ऊपर पूरी तरह से ये हो, तो रेडिएशन जो ब्लॉक करता है जो ये चीज देख रही है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विद द सोलर स्टॉर्म द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। X class solar the flares are the most powerful category of the solar flares. Thick coral mass ejection can be disturb the magnetic, बात सही है। The the severe solar radiation storm the primary affected the ground level, नहीं देखो ग्राउंड लेवल की बात ही मैंने नहीं की ना, तो यहाँ पर ये देख लो कि तीसरा वाला गलत है। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इम्यूनिज्म इंडिया द ओल्डर पॉपुलेशन गैप के बारे में। वैक्सीनेशन गैप में अगर ये सबसे ज्यादा क्यों चीजें है, द हिंदू में छटा हुआ ये आया हुआ आर्टिकल है, चलो देखते हैं इसके बारे में। देखो अगर बात करें सबसे पहले कंटेक्स्ट में क्या हुआ कि इंडिया का एल्डर जो पॉपुलेशन है देखा जाए तो 65 ईयर से अधिक लोग देखा जाए जनसंख्या जिनकी 130 मिलियन लोग हैं इंडिया में, और एडल्ट वैक्सीनेशन कवरेज क्या है 5%। चाइल्ड जो वैक्सीनेशन की अगर चाइल्डहुड वैक्सीनेशन है वो 70 से लेकर 95% कवर हो गया है। तो रिफ्लेक्ट क्या करता है, रिवर्स द वैक्सीन गैप, द चिल्ड्रन प्रोटेक्टेड, एल्डर में निगलेक्टेड, और इंडिकेट करता है कि मेजर पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी फेलियर के लिए। अब यहाँ पर वाई एडल्ट एंड गारंटीड वैक्सीनेशन मैटर, क्यों मैटर करता है, तो एज रिलेटेड डिक्लाइन हो रहा है जो इम्यून रिस्पॉन्स को फिजियोलॉजिकल के अनुसार अगर देखा जाए तो सोलर जो रिकवरी हो रही है, हाई फ्रेलिटी एंड डिसेबिलिटी पोस्ट देखने को मिल रहा है। और मल्टीमोर्बिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर डायबिटीज जो है हो रही, कैंसर्स, क्लोरिनिक एंड रिस्पायरेटरी डिजीज भी देखने को मिलता है। और मोर्टेलिटी शिफ्ट में बात करें तो इन्फेक्शन करता है हमारी पूरी तरह से क्रॉनिकल डिजीज को अवॉइडेबल डेथ की वजह से भी होने को देखने को मिल रहा है। की वैक्सीनेशन प्रिवेंटेबल रिस्क इन ओल्डर एडल्ट्स में। देखो इन्फ्लुएंजा क्या देखने को मिल रहा है कि ईयर जो राउंड है इंडिया का जैसे मानसून और विंटर पीक सीजन होता है। वैक्सीन इफेक्टिव की बात करें तो सबसे ज्यादा 65 ईयर्स के जो है यानी 38 से लेकर 57% अगेंस्ट द हॉस्पिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा। और ये न्यूमोरिकल डिजीज है भाई, जहां पर 20 से 25% के लोग जो है 65 ईयर्स के जो एज वाले हैं वो ज्यादातर हॉस्पिटलाइज होते जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीजें हो रही है। और हॉर्पस जोस्टर में ये देखा गया कि लाइफ टाइम जो रिस्क है 30% से 50% बढ़ गया है जो आफ्टर 85 ईयर्स के लोग हैं। तो ये बढ़ता जा रहा है एज के, तो ये हॉस्पिटलिटी देखा जा रहा है। और ये बहुत ही ज्यादा कि वैक्सीन में ज्यादातर जो 65 साल के बच्चे जो ह्यूमन है उनकी ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है।
अब देखो सिस्टम गैप इन इंडिया में अगर बात करें तो पॉलिसी वैक्यूम क्या कहता है, नो नेशनल एडल्ट इम्यूनाइजेशन पॉलिसी, कोई नहीं है। सर्विस डिलीवर गैप है, एडल्ट वैक्सीनेशन नॉट एम्बेडेड इन द प्राइमरी केयर में। हाँ, इकोनॉमिक बैरियर है, हाई आउट जहाँ पे हमारा पॉकेट कॉस्ट होगा, जैसे सिंगल वैक्सीन हो सकता है। अवेयरनेस एंड हेसिटेंसी होनी चाहिए, नॉट 100% इफेक्टिव, नॉट द यूजफुल माइक्रो, और वीक सर्वाइलेंस एंड डाटा भी है हमारे लिए। ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिस एंड पॉलिसी लेसन की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूएचओ ने कहा कि देखो भाई एज और रिस्क बेस में वैक्सीनेशन अप्रोच होनी चाहिए। सीडीसी यूएसए ने भी कहा कि रूटीन एंड एडल्ट जो इम्यूनाइजेशन होगा शेड्यूल करेंगे इंटीग्रेटेड को। हाई इनकम कंट्री की बात करें तो एडल्ट वैक्सीन पार्ट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर, और की प्रिंसिपल की बात करें तो मॉडरेट वैक्सीन इफेक्टिवनेस एंड रिड्यूस द डेथ एंड हॉस्पिटलाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉर्चुनिटी एंड पॉलिसी पाथवे फॉर इंडिया के लिए। देखो पॉलिसी इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो एडल्ट एडल्ट जो वैक्सीन होंगे जो प्राइमरी एंड जेनेटिक केयर के लिए, तो सर्विस जो हमारा होगा डिलीवर करेगा, इनोवेशन करेगा, मोबाइल क्लिनिक एंड होम बेस्ड वैक्सीनेशन को भी प्रोवाइड करेगा। और देखा जाए तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगा जहां पर, दूसरा बिहेवियर नर्ज एंड कोल्ड चैन एंड लॉन्गेस्ट, ये सारे अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब क्या करना चाहिए इंडिया को, देखो इंट्रोड्यूस करो भाई नेशनल एडल्ट इम्यूनाइजेशन पॉलिसी को लाओ, शिफ्ट करो फ्रॉम अपॉर्चुनिस्टिक को लेकर सिस्टमेटिक वैक्सीनेशन लेकर आओ, ट्रेन क्लिनिक को इन जनरल के रिस्क बेस पर लेकर आना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए वैक्सीनेशन को एज अ इन्वेस्टमेंट, डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस एंड प्रोडक्टिविटी के लिए भी। देखो मेंस के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन बन सकता है, डिस्पाइट ऑफ द सक्सेसफुल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, इंडिया फेस अ serious policy vacuum in adult and genetic vaccination. Discuss the reason for low adult immunization cover in India and suggest the policy measure to ensure the health agency. देखो अब ये 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और यहाँ पर आप 3 पेज में इसका आंसर लिख सकते हो, तो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आप इसका आंसर लिख सकते हो और मेरी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हो और हमारी टीम आपके आंसर कॉपी को चेक करने में पूरी तरह से मदद करेगी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं प्रीलिम्स फोकस के पहले टॉपिक है जिसका नाम है थ्रेट टू मस्टर्ड क्रॉप्स। देखो अब बात करते हैं पैरासिटिक वीड है जहां पर ज्यादातर मेजर डैमेज करता है और मस्टर्ड ग्रोइंग एरिया को राजस्थान और हरियाणा में होता है। अब कैटेगरी की बात करें तो होलो पैरासिटिक है, पूरी तरह से नन फोटोसेटिक है, फुली डिपेंडेंट है ऑन होस्ट एंड न्यूट्रिशन के लिए। मैकेनिज्म की बात करें तो अटैच करता है होस्ट रूट्स एंड सिफॉन्स न्यूट्रिएंट्स एंड कॉजिंग करता है ग्रोथ एंड विल्टिंग के लिए। सीड एंड लॉन्गिनिटी की बात करें तो 1 शूट बियर्स होंगे, 40 से 45 फ्लावर्स होंगे, सीड कैन बी रिमेन एंड अवेलेबल सॉइल फॉर अप टू 20 ईयर्स के लिए। ठीक है, ये चीजें आप देख सकते हो यहाँ पर है। दूसरा अगर बात करें निरंतर, निरंतर क्या है, देखो निरंतर का फुल फॉर्म बोला जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स टू ट्रांसपोर्ट अडॉप्ट एंड बिल्ड रेजिलियंस है। अब देखो यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें ना तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये ना जहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है जिसे हम MOEFC बोलते हैं। और इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है भाई कि ये कोऑर्डिनेट करेगा, कोलैबोरेट करेगा किसके साथ, MOEF इंस्टीट्यूशन के साथ और इंस्टेंट करेगा। ठीक है, वैरो बटालियन, देखो एक वैरो बटालियन आपका नाम सुना होगा कि इंडियन आर्मी ने एक न्यूली राइज किया वैरो बटालियन फॉर स्पेशल फोर्स ओरिएंटेड मॉडर्न वेलफेयर। अब इसका नेचर क्या है, हाई स्पीड्स होगा विद द स्पेशल फोर्सेस के लिए, और स्टेटस क्या है, इसमें 15 बटालियन है जो राइट डिप्लॉय करेंगे और टारगेट करेंगे 25 को। और इसका पर्पस एक ही है कि ब्रिज गैप बिटवीन द पैरा एसएफ, ठीक है, और कंडक्ट करेंगे पूरी तरह से ड्यूटी। और मॉडर्न फोकस में ये बिल्डिंग लार्ज पूल ऑफ द ड्रोन ऑपरेशन अटैक ड्रिवन विल, पूरी तरह से ड्रोन से नॉलेजेबल होंगे और ये बहुत ही ज्यादा नया एक बटालियन बनाई गई है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि ओरोबेंच जो एग्निपिटिकिसिया है द पैरासिटिक वीड्स है और ये सीन इन द मस्टर्ड ग्रोइंग रीजन। बताओ पहला, तो पहला इट इज द होलोस्पेटिक प्लांट दैट इज द लेक ऑफ क्लोरोफिल एंड इंटायर द डिपेंड ऑन द होस्ट ऑफ न्यूट्रिशन। इट पैरासिटाइज द एरियल पार्ट्स एंड होस्ट प्लांट एंड लीडिंग द एलोइंग एंड रिड्यूस द फोटोसिंथेसिस। अब बताओ इसको कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर हो सकता है, ये ए होगा, बी होगा, सी है, डी होगा। ठीक है, चलो तो इस तरह से आज का हमारा आर्टिकल समाप्त हुआ। हम फिर कल मिलेंगे एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय 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 भारत।